अच्छा जी सर, लास्ट क्लास में हम लोग ने थोड़ा बहुत अकाउंटिंग इक्वेशन को देखा था कि कैसे सॉल्व होती है, क्या होती है। सही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूड किया था लाके टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर पे कि हमारे पास दो किस्म के एक्सपेंडिचर हैं, कौन कौन से। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट 12 महीने से कम का हो और उनको हम रिकॉर्ड करते हैं एज एन एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हर वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 12 महीने से ज़्यादा का हो और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज एन एसेट। सर अब पीछे हमने डेफिनेशन में जो पढ़ी थी उसमें 3 डेफिनेशन पढ़ी थी ना, एक एसेट पढ़ा था हमने, एक लाइबिलिटी पढ़ी थी और एक कैपिटल पढ़ा था। इनकम और एक्सपेंस हमने नहीं पढ़ा था। सिर्फ वर्ड हमने सीख लिया था कि एक इनकम होती है, एक एक्सपेंस होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है, इनकम मतलब कमाई, एक्सपेंस मतलब खर्चा। लेकिन इसकी डेफिनेशन भी होनी चाहिए। तो मुझे ज़रा आप बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डज इट मीन बाय एक्सपेंस, या चलो व्हाट डज इट मीन बाय इनकम पहले लिख देते हैं ना। इनकम की डेफिनेशन क्या होगी? इनकम की डेफिनेशन क्या लिखूंगा मैं? बताओ भाई। अरे बता दो, कुछ तो बता दो, उर्दू में ही बता दो। हम्म कमाया हुआ पैसा। अच्छा सर, आसान जबान में हम बोले तो कमाया हुआ पैसा, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन डिफाइन करनी है। सर इनकम की डेफिनेशन क्या है? इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक resources into an entity resulting in increase in assets or decrease in liability। सही, ये आधी डेफिनेशन लिखी है अभी मैंने आपके सामने। सही, क्या डेफिनेशन हमने लिखी कि सर इनकम कहते हैं हर उस चीज़ को जिसमें एक इनफ्लो हो। इनफ्लो मतलब कुछ चीज़ एंटर हो रही है, इन कंपनी के अंदर एंटर हो रही है, बिजनेस के अंदर एंटर हो रही है। सही है। वो कुछ चीज़ क्या है? एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। इकोनॉमिक के बारे में हमने सीखा कि सर मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है, मतलब कैश भी हो सकता है, कैश के अलावा भी कुछ हो सकता है। अच्छा सर, इस इनफ्लो से होगा क्या कि या तो आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे या आपकी कोई लायबिलिटी डिक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर मैंने इन्वेंट्री बेची थी, तो इन्वेंट्री बेचने से क्या हुआ था? मेरे पास कैश रिसीव हुआ था, तो मेरा कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा था? कैश का एसेट इंक्रीज हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं उधार पे इन्वेंट्री बेचता किसी को, तो आ जाओ, क्या मुझे कैश रिसीव होता? नहीं सर, कैश नहीं होता, लेकिन मैं क्या क्या कोई एसेट बनता मेरा? ये सर एक उधार जो रिसीव करना है, फ्यूचर में रिसीव करना है, वो एसेट तो रिकॉर्ड करता ना मैं। तो सर एक ऐसा इनफ्लो जिसकी वजह से पहली चीज मेरे एसेट्स इंक्रीज हो। अच्छा, दूसरी चीज क्या लिखी हुई है? डिक्रीज इन लायबिलिटी। इसकी क्या एग्जाम्पल है कि सर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा था जिससे मैंने उधार पे सामान खरीदा हुआ था, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी थी। ठीक है, मैंने उसको बोला यार उधार के तो मेरे पास पैसे नहीं, एक काम करो तुम मेरी इन्वेंट्री रख लो। सही, अपने उधार को ख़त्म करने के लिए मैंने उसको इन्वेंट्री दी, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये भी मेरे लिए क्या कहलाएगी? इनकम। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ इनफ्लो होना चाहिए, दूसरी चीज़ या तो एसेट्स में इंक्रीज हो, तीसरी चीज़ या तो लायबिलिटी में डिक्रीज हो, तो हम बोलेंगे इनकम है। अब मुझे ज़रा सोच के बताओ, सर ओनर बिजनेस का मालिक जो था उसने कुछ पैसे ला के बिजनेस में डाले, क्या ये इनकम है? नहीं सर, ये तो इनकम नहीं है, इसमें कमाई तो कुछ भी नहीं हुई, लेकिन सर मेरा एसेट तो इंक्रीज हो रहा है, इनफ्लो भी है, तो इस हिसाब से डेफिनेशन के एम्बिट में तो फॉल कर रहा है। इनफ्लो भी नजर आ रहा है, एसेट का इंक्रीज भी नजर आ रहा है, लेकिन मैं इसको इनकम नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि सर ये ओनर ने डाली है। तो सर इनकम की डेफिनेशन में एक पोर्शन और जो रखा गया वो क्या था? अदर देन
contributions from owner से कि सर एक ऐसा इनफ्लो होना चाहिए जिसमें एसेट इंक्रीज हो, लायबिलिटी डिक्रीज हो, और हम एक्सक्लूड करके रखेंगे किस चीज को, वो पैसा जो ओनर खुद लाके डालता है। क्या ये चीज समझ में आती है? मैं कोई मसला है इसमें? अच्छा, अब इसी डेफिनेशन को सामने रखते हुए जरा एक्सपेंस की डेफिनेशन बनाओ। एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? मैं पूरी चीज ना यही लाके रख देता हूं, 3 वर्ड्स बस इसमें चेंज करने हमने, सॉरी 4 वर्ड्स। पहली चीज मुझे ये बताओ, क्या इनफ्लो होगा एक्सपेंस के केस में? नहीं सर, क्या होगा यहाँ पे? आउटफ्लो, क्योंकि पैसा मेरी कंपनी से या कोई भी चीज मेरी कंपनी से बाहर जा रही होगी। तो इनफ्लो की जगह वर्ड मैंने चेंज करके लिख दिया आउटफ्लो। इकोनॉमिक रिसोर्स होगी आउट ऑफ एन एंटिटी होगा, रिजल्टिंग इन, बहुत अच्छे सर, इंक्रीज की जगह यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन एसेट, या फिर इंक्रीज इन लायबिलिटी। जैसे सर रेंट एक्सपेंस मुझे पे करना है, तो कैश मेरी कंपनी से बाहर जाएगा, है ना? कैश का एसेट मेरे पास कम हो गया। या फिर लेट से मैंने उधार पे सामान खरीदा, सही, सामान का खरीदना मेरे लिए एसेट है, ओ सॉरी एक्सपेंस है। लेट से मैं उधार पे क्या खरीद के ले आया? इन्वेंट्री, चलो उधार पे खरीद के ले आया। इन्वेंट्री का खरीदना मेरे लिए एक एक्सपेंस है ना, और उसके जवाब में जब मैं उधार पे लेके आया हूँ तो एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा इन्वेंट्री के लिए, पेबिल के तौर पे, लायबिलिटी के तौर पे। तो सर ऐसा आउटफ्लो जिससे या तो मेरे एसेट्स डिक्रीज हो या मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो, अदर देन, यहाँ पे एक वर्ड में लिख रहा हूँ चेंज करके, विड्रॉल्स फ्रॉम ओनर। कि ओनर अगर कुछ पैसा कंपनी का बाहर लेके चला जाए, कि भाई लेट से कंपनी के कैश के जो दराज थी उसमें 1000 रुपए पड़े हुए थे, ओनर वो उठा के लेके घर चला गया, क्या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हुआ? यस सर, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हुआ, कैश मेरी कंपनी से बाहर चला गया। क्या एसेट कम हुआ? यस सर, एसेट का बैलेंस डिक्रीज हो गया। लेकिन सर इसको एक्सपेंस तो नहीं कहूंगा मैं, क्यों? क्योंकि ओनर अपना पैसा घर लेके जा रहा है। तो सर इसीलिए डेफिनेशन की एम्बिट में वो चीज निकाल दी गई कि हर वो पैसा जो ओनर उठा के घर लेके चले जाए वो एक्सपेंस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, इसी तरीके से एक डेफिनेशन और आपको पता होनी चाहिए, दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं? सर एन आउटफ्लो ऑफ economic resources out of an entity by the owner। कि सर अगर ओनर कोई चीज उठा के घर लेके चले जाए, बिजनेस के कोई भी एसेट उठा के घर लेके चला जाए, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगी। जैसे कैश पड़ा था उठा के घर लेके चला गया, वो ड्राइंग कहलाएगी। सर कुर्सियां पड़ी हुई, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल है, बोला घर पे कुर्सी चाहिए मुझे, घर ये कुर्सी उठा के लेके घर चले गए, क्या ये कुर्सी कंपनी का एसेट है, बिजनेस का एसेट है? यस सर है। वो उठा के अपने घर लेके चले गए, एक्सपेंस नहीं, क्या कहलाएगा वो? ड्राइंग्स कहलाएंगे। क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला यहाँ तक? तो सर हमारे बिजनेस में 5 चीजें, एक अकाउंटिंग में 5 चीजों की अकाउंटिंग करनी होती है। कौन कौन सी? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। क्या ये 5 चीजें हमें समझ में आती हैं? और हमने ये भी डिसाइड किया था कि सर हम अकाउंटिंग सीखेंगे सिर्फ 4 की। किस किस की? एसेट की, लायबिलिटी की, इनकम की और एक्सपेंस की। कैपिटल की डेफिनेशन क्या थी? नेट जो बचा हुआ हमारे पास पड़ा हुआ, रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लायबिलिटीज करके जो था। तो सर कैपिटल की अकाउंटिंग सीखने की जरूरत नहीं है, हम बाकी 4 की अकाउंटिंग कर लें, कैपिटल की ऑटोमेटिकली होगी। क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला यहाँ तक? ये कॉपी कर लिया? अच्छा जी सर, फिर उसके बाद थोड़ी सी चीजें और हमें पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ एसेट। एसेट याद है ना सबको? तो सर एसेट्स की 2 टाइप्स हैं हमारे पास,
एक कहलाती है नॉन करंट एसेट। सर ये क्या है? एसेट्स हैविंग लाइफ या यूज ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। सर हर वो एसेट जो 12 महीने से ज़्यादा यूज़ होना हो, जो 12 महीने से ज़्यादा मेरे पास चलना हो, वो क्या कहलाएगा? एक नॉन करंट एसेट कहलाएगा। जैसे सर ये टेबल ARDT 2011 में बना था, तब से टेबलें पड़ी हुई अभी तक यूज़ हो रही हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? नॉन करंट एसेट है। सर एक हमारे पास, अच्छा दूसरे डेफिनेशन क्या आती है? दूसरी डेफिनेशन आती है हमारे पास करंट एसेट्स। ये कौन से होंगे? जो 12 महीने से कम के होंगे। तो सर डेफिनेशन क्या बनी? एसेट्स हैविंग लाइफ या यूज ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। सर इसकी एग्जांपल कि सर ARDT में जो हमारे फॉर्म्स हैं, जो एडमिशन फॉर्म वगैरह या पैम्फलेट्स वगैरह हैं, वो हम बहुत सारे एक साथ जमा करा के रख लेते हैं, तो वो एक एसेट तो है, हमारे लिए यूज़ होना है, उसने बेनिफिट देना है, लेकिन सर वो हर 6-8 महीने में हमें दोबारा प्रिंट कराने पड़ते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे लिए करंट एसेट्स। सिमिलरली कैश करंट एसेट है। लाइफ क्या है? जब दिल चाहूँ तब खत्म कर दूँ उसको, करंट एसेट हो गया। इन्वेंट्री किस लिए खरीदी है? कि सर बेचना है, तो 12 महीने से पहले पहले ही बेचना है ना, यानी आज बनाई, मेरी तो कोशिश है कल में ही निकाल दूँ इसको। बिके नहीं वो अलग बात है, मैं सोच के ये बैठा हूँ इसको बेचना है फौरन से, तो इन्वेंट्री मेरे लिए क्या है? एक करंट एसेट है। सही। इसी तरीके से लायबिलिटीज के भी टाइप है। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। सर बिल्कुल ऐसे ही दो टाइप्स हैं। एक कहलाएगी आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सी होगी? जो 12 महीने के बाद पे करनी हो, तो लायबिलिटी दैट इज टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स, ये कहलाएगी एक नॉन करंट लायबिलिटी। और अगली डेफिनेशन करंट लायबिलिटी की, ये कौन सी होगी? जो 12 महीनों से पहले पे करनी हो, तो लायबिलिटी दैट इज टू बी पेड बिफोर 12 मंथ्स। जैसे बिजली का बिल नॉर्मली 1 महीने में पे करना होता है, पानी का बिल 1 महीने में पे करना होता है, ये क्या हो गई मेरे लिए? करंट लायबिलिटी हो गई। बैंक से लोन ले लिया 20 साल का, 20 साल बाद पे करना है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। कोई मसला इसमें? हाँ, इंटेंजिबल भी मेरे करंट और नॉन करंट में होते हैं, बिल्कुल होते क्या इंटेंजिबल, अभी थोड़ी देर में आगे देखेंगे। मुझे बताइए ये 4 डेफिनेशन समझ में आती है ना? इसमें कोई मसला, कोई सवाल? अच्छा सर मैंने एसेट्स की टाइप्स देख ली, लायबिलिटीज की टाइप देख ली, एक्सपेंसेस की भी टाइप देख ली, इनकम की भी टाइप देख लेनी चाहिए। टाइप्स ऑफ इनकम। सर इनकम की टाइप्स कौन सी होती हैं? पहली टाइप कहलाती है रेवेन्यू। सर व्हाट डज इट मीन बाय रेवेन्यू? बताओ। प्रॉफिट? नहीं, प्रॉफिट तो इनकम माइनस एक्सपेंस होता है। इनकम क्या होती है? सेल्स। चलो ठीक है, मुझे ज़रा सोच के बताओ। सर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैं फर्नीचर बना के बेचता हूँ, ठीक है, लेट से यही टेबल वगैरह, टेबल कुर्सी वगैरह बना के बेचता हूँ। मैंने टेबल बनाई, बेच दी, या ये इनकम है? इनकम है। टेबल बनाई, बेची, पैसे कमाए, ये इनकम है। अच्छा सर मेरी क्या कहते हैं कंपनी में ना एक वो AC लगा हुआ था पुराना, फालतू हो गया था मेरे लिए, मैंने बेच दिया, क्या ये इनकम है? इनकम तो होनी चाहिए ना। मैंने लेट से 100 लाख रुपए का AC खरीदा था, फिर उसको कुछ टाइम यूज़ करने के बाद 1,20,000 रुपये का बेच दिया, तो 20,000 रुपये तो कमा लिए मैंने, क्या ये इनकम है?
मेरी कंपनी का बिजनेस क्या था? फर्नीचर बना के बेचना। फर्नीचर भी बेच रहा हूँ, साथ में कुछ और पुराने एसेट्स पड़े हुए हैं वो भी बेच रहा हूँ। या लेट से मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट करा के रखे हैं, सेविंग अकाउंट में रखे हैं, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट इनकम दी। इनकम है सर, ये भी इनकम है। तो सर डेफिनेशन के हिसाब से व्हाट इज रेवेन्यू? इनकम अर्नड फ्रॉम, वर्ड याद रखिएगा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी। कि सर फर्नीचर बेच के जो पैसा कमाया मैंने, जो मेरा बिजनेस था, जो मेरा काम था, वो बेच के जो पैसा मैंने कमाया, वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। इसके अलावा अगर कोई इनकम मैं कमा रहा हूं तो सर वो दूसरी डेफिनेशन में आएगी, वो कहलाएगी अदर इनकम। उसका अलग से कोई नाम नहीं है, बस अदर इनकम ही बोलते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो सर मैं फर्नीचर बेचने का काम है ना, फर्नीचर बनाया बेचा, फर्नीचर बनाया बेचा, रेवेन्यू कहलाता गया। अच्छा सर कुछ फर्नीचर मैंने बना के अपने इस्तेमाल के लिए यूज करना शुरू कर दिया कि भाई दुकान में मुझे भी तो टेबल कुर्सी चाहिए ना बैठने के लिए, यूज करना शुरू कर दिया। सर पुराना हो गया था बहुत ज्यादा, 4-5 साल गुजर गए थे, खराब होने लग गया था, मैंने वो भी बेच दिया। क्या अब वो मेरी इनकम है? क्या वो मेरा रेवेन्यू है? क्यों? एसेट तो वो भी था जो फर्नीचर में अपने लिए बना रहा था, बेचने के लिए बना रहा था, वो इन्वेंट्री के तौर पे एसेट आ रहा था। दो किस्म के एसेट, एक एसेट वो जो मैंने बनाया इन्वेंट्री के तौर पे और उसको बेच दिया, फर्नीचर ही बनाया फर्नीचर ही बेचा। दूसरा, मैंने फिर से एक फर्नीचर बनाया जिसको मैंने खुद यूज करना शुरू किया और अपने लिए एक एसेट के तौर पे, फर्नीचर के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया, कुछ साल यूज करने के बाद उसको बेच दिया। दोनों केस में मैं फर्नीचर ही बेच रहा हूँ। क्या दूसरा वाला केस जिसमें मैं अपना यूज किया हुआ फर्नीचर बेच रहा हूँ वो मेरा रेवेन्यू कहलाएगा या अदर इनकम कहलाएगी? क्यों? तो मेरा काम तो फर्नीचर बेचना ही है ना, फर्नीचर ही बेच रहा हूँ। हाँ सर, मेरा काम नया फर्नीचर बेचने का है कि बनाया और बेचा, बनाया और बेचा। मेरा काम ये नहीं है कि फर्नीचर बनाऊंगा 5 साल यूज करूंगा फिर बेचूंगा। सही है? तो वो फर्नीचर जो मैं सिर्फ ये सोच के बना रहा हूँ कि इसको किसी कस्टमर को चिपकाना है, वो इनकम कौन सी कहलाएगी? रेवेन्यू कहलाएगी। लेकिन वो फर्नीचर जो मैंने इसलिए बनाया कि यार इसको कुछ टाइम मैं यूज कर लूंगा, दुकान में मुझे टेबल कुर्सी चाहिए उसके लिए यूज करूंगा, बाद में जब वो पुराना हुआ तब बेचा, तो वो क्या कहलाएगा मेरे लिए? अदर इनकम। सही? तो इसकी डेफिनेशन, सॉरी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इनकम अर्न फ्रॉम अदर देन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी। इनकम और रेवेन्यू में डिफरेंस समझ में आता है? अच्छा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जिस काम के लिए मैंने बिजनेस बनाया, जैसे जूते बेचने के लिए बिजनेस बनाया तो जो जूते बेच रहा हूँ वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। एआरटीटी का फॉर एग्जांपल नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करना। सही? तो अगर इसके अलावा जैसे बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ, बैंक ने हमें सूद दिया, तो वो मेरे लिए इनकम है, लेकिन वो रेवेन्यू नहीं कहला रहा होगा, वो क्या कहला रहा होगा? अदर इनकम कहला रहा होगा। क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला है इसमें? कॉपी कर ले इसको। कर लिया? कॉपी कर लिया? कर ले, कॉपी कर ले। हो गया कॉपी? अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा हम पीछे चलते हैं। अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन ये याद है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लोज करी थी, इसी में मैं एक एंट्री और लिखवा रहा हूँ, 2 एंट्रियां चलो और लिखवा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, पहले एक काम ये करता हूँ, पुराना वाला जो हिसाब किताब है ना वो यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ ताकि याद रहे, बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े हमें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया।
सही, ये हमारी लास्ट एंट्री थी। उसके बाद अगली एंट्री आपके सामने आई, पेड रेंट एक्सपेंस ऑफ ₹20,000 फॉर नेक्स्ट 2 years इन एडवांस। कि भाई मैंने अपने मकान मालिक को कहा कि तुम रोज़ा हर महीने आ जाओ तो मेरे पीछे कि लाओ भाई रेंट दो, एक काम करो ये 20,000 रुपये पकड़ो, अगले 2 सालों का रेंट एक साथ दे दिया। ठीक है, मुझे बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या अच्छा फंड कैश है ना मेरे पास, हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले कैश कितना है, 50,000 का, 20,000 अगर मैंने पे कर दिया तो 20,500 पे आ जाए, सॉरी 30,500 पे आ जाएगा। फर्नीचर वैसे ही रहेगा 5,000 का, और बिल्डिंग वैसी ही रहेगी 35,000 की। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाऊंगा, ओनर का पैसा कितना पड़ा हुआ है 10,500 का, सही, और लोन कितना पड़ा हुआ है 80,000 का। क्या ये 20,000 रुपये मेरा एक्सपेंस है? क्या ये मेरा एक्सपेंस है? नहीं है, ये एक्सपेंस होगा, अभी एक्सपेंस नहीं है ये। जब मैं ये वाली डेफिनेशन में क्या एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि सर रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसेट्स होगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। अभी तो मैंने एडवांस में पैसे पकड़ा दिए कि जा भी रख ले अपने पास, तो सर मेरे लिए फिर क्या होना चाहिए? एसेट क्यों? एसेट क्यों? एक्सपेंस नहीं हुआ तो एसेट है? नहीं, एसेट की डेफिनेशन क्या थी? अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स रिजल्ट फ्रॉम अ पास्ट इवेंट, आगे क्या था पढ़ो ना, मैं भूल गया। A present economic resource from resulting from a past event as a result of which economic benefits are expected to flow into the entity। आखिरी डेफिनेशन ये थी ना कि from which economic benefits are expected to flow into the entity। तो सर इस 20,000 रुपये से मुझे बेनिफिट मिल गया या मिलना है? अगर मिल गया होता तो क्या होता, ये एक्सपेंस होता, लेकिन अभी इस 20,000 का बेनिफिट मुझे आगे जाके कभी मिलना है, आज तो नहीं मिल रहा। भाई मैं आज खड़ा हूँ, आज क्या तारीख है, 27 है ना, आज 27 अक्टूबर को खड़ा हूँ, मैंने नवंबर का रेंट एक्सपेंस दे दिया, तो क्या नवंबर का जो रेंट का बेनिफिट मिलना था वो मुझे आज की तारीख में मिल गया? नहीं सर, जब नवंबर का पूरा महीना गुजारूंगा तब मुझे वो बेनिफिट रिसीव होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने 20,000 रुपये एडवांस में पकड़ा दिए कि 2 साल का रेंट रख लो अपने पास, तो इसका बेनिफिट भी 2 सालों के बाद ही जाके रिसीव होगा ना मुझे। तो अभी के लिए मैंने एक एसेट बना लिया, इसको क्या नाम दिया? एडवांस रेंट का नाम दे दिया। कितने? 20,000 रुपये। अब मुझे बताओ क्या मेरी इक्वेशन टैलीड है? टोटल करो यहाँ पे 90,500 बनेगा, इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड 10,500 और 80,000। क्या मेरी इक्वेशन टैली है? इससे टैली चल रही है। अच्छा, फिर मैंने एक इक्वेशन और लिखी, 1 year has passed, 1 साल गुजर गया। तो अब मुझे बताओ क्या होगा? हाँ भाई, बहुत अच्छे सर, ये जो 20,000 दिया था कितने टाइम के लिए दिया था? 2 साल के लिए दिया था, उसमें से 1 साल गुजर गया। तो मुझे बताओ इसमें से 1 साल का कितना 10,000 बनेगा, तो 10,000 अब एक्सपेंस हो गया। क्यों? क्योंकि अब मैं बेनिफिट अवेल कर चुका हूँ उसका। तो अब मेरी इक्वेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं बोलूंगा कि भाई कैश मेरे पास कितना था 30,500 का, 30,500 लिखा। बिल्डिंग मेरे पास कितने की थी? अच्छा पहले फर्नीचर था, फर्नीचर मेरे पास था 5,000 का, मैंने 5,000 लिखा। फिर बिल्डिंग 35 की थी, 35,000 लिखी। और अब मेरे पास एडवांस रेंट कितना रह गया है? 10,000 रह गया। इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाऊं, ओनर का पैसा कितना 10,500 और एक रेंट एक्सपेंस मजीद आ गया कितने का 10,000 का, और इज इक्वल्स टू और दूसरी चीज़ क्या है, लोन है मेरे पास 80,000। हाँ भाई टोटल अब बताओ ज़रा, ये मेरे ख्याल से बन जाएगा 80,500, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 500, अच्छा रेंट एक्सपेंस है ब्रैकेट्स में लिखूंगा, और यहाँ पे 80,000।
क्या ये चीज़ समझ में आती है? फिर सब इन फ्यूचर जब एक और साल गुजरेगा क्या करूंगा, फिर से इस एडवांस रेंट को ख़त्म करके सारा का सारा एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लूंगा। क्या ये चीज़ समझ में आती है? अच्छा जी, अगली ट्रांजैक्शन एंट्री नंबर जो सी भी है, परचेज्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। हाँ भाई, क्रेडिट का मतलब उधार पे खरीदी, बहुत अच्छे। क्या एंट्री पास क्या करना चाहिए, एंट्री बोल रहा हूँ सॉरी, क्या करना चाहिए मुझे? क्या मैंने कैश पे किया? नहीं सर, कैश तो पे नहीं किया, वैसे ही रहा। क्या कोई फर्नीचर का मूव हुआ? नहीं सर, 5,000 वैसे ही रहा। बिल्डिंग वैसे ही रही, कितने की थी? 35,000 की। एडवांस रेंट वैसे ही रहा, कितने? 10,000। इन्वेंट्री आ गई मेरे पास, कितने की? अच्छा, इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, अमाउंट तो लिखने भूल गए, ऑफ रुपीज़ लेट से 20,000, तो 20,000 रुपये की इन्वेंट्री आ गई मेरे पास। टोटल कितना हो गया? 100,500 हो गया, सही है। और इक्वल टू की दूसरी तरफ सर ओनर का पैसा कितना पड़ा हुआ है? 500 रुपये, 500 रुपये लिख दिया। लोन कितना पड़ा हुआ है? 80,000। सर एक नई लाइबिलिटी आ गई मेरे पास जिसका नाम क्या रखा हमने? अकाउंट्स पेएबल, बहुत अच्छे। अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल हम सीख चुके हैं ना वैसे। अकाउंट्स पेएबल कितने से आई? 20,000 से। कोई मसला यहाँ तक? कोई सवाल? आगे बढ़े यहाँ से? ठीक है। आखिरी ट्रांजैक्शन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, रिसीव्ड रुपीज लेट से 50,000 फ्रॉम अ कस्टमर एज एन एडवांस टू परचेज इन्वेंट्री। कि सर हमने एक कस्टमर से 50,000 रुपये रिसीव किए, एक बंदा आया 50,000 रुपये दिए कि यार ये पैसे रखो, मैं बाद में तुमसे आके सामान खरीद लूँगा, सही है। 50,000 रुपये जो है मेरे लिए क्या है? ये कैश है, कैश यानी एक एसेट के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ? मैं बोलूँगा कि भाई कैश का बैलेंस मेरा बढ़ गया, कितना हो गया? 30,500 था, 50,000 रिसीव हुए तो 80,500 हो जाएगा। 80,500। फर्नीचर कितना था? 5,000 था, 5,000 लिख दिया। बिल्डिंग कितनी थी? 35,000 थी, 35,000 लिख दी। कैश, ओ कैश तो सॉरी हो गया। एडवांस रेंट 10,000। और क्या था? इन्वेंट्री थी कितनी? 20,000। ठीक है। और कोई चीज़ आनी है एसिड में? नहीं आना, बस इतना ही है। टोटल कितना हो गया अब यहाँ पे? 180,500 हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? टोटल ये बन रहा है 1,50,000 बन रहा है। एक मिनट, पुराना वाला कितना था? नहीं ना, हाँ 1,50,000 हो जाएगा, सही है। 1,50,500, ठीक है, ये टोटल हो गया। इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ आऊँ, ओनर का पैसा कितना पड़ा हुआ है? 500। और लोन पड़ा हुआ है कितने का? 80,000 का। और कोई चीज़ आनी है? अकाउंट पेबल आने हैं, सही है। अकाउंट्स पेबल कितने का था? 20,000 का था। और कोई चीज़? 50,000 तो वो ये आ गया ना, कैश, कैश में डाल दिए ना। लाइबिलिटी है, इनकम है, अदर इनकम है। और कोई रॉकेट मारना है? 3 मारे भाई, एक लाइबिलिटी, एक इनकम और एक अदर इनकम। चलो मुझे ज़रा सोच के बताना शुरू करो, पहले इनकम या अदर इनकम की अगर हम बात करें। सर एक बंदा आया, उसने 50,000 रुपये दिए और बोला मैं बाद में आके सामान खरीद लूँगा। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो बाद में जब भी आएगा, जो भी उसने सामान के लिए पैसे दिए थे वो सामान उसको पकड़ा दूंगा, तब जाके मेरी लाइबिलिटी ख़त्म होगी, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म होगी। तो जिस दिन उसने मुझे ये 50,000 रुपये दिए, क्या ये 50,000 मैंने कमा लिए?
क्या ये 50,000 कमा लिए? अगर लेट से वो इन फ्यूचर आता और मेरे पास सामान ना होता उसको बेचने के लिए, तो वो क्या बोलता? पैसा वापस करो मेरा। ऐसा है? तो मुझे बताओ, क्या ये 50,000 रुपये जिस दिन उसने मुझे दिए, क्या उस दिन कमा लिए? नहीं सर, मैं कब कमाऊंगा? जिस दिन वो फ्यूचर में आके सामान मुझसे ले लेगा। तो मैं आज की तारीख में तो इसको इनकम नहीं बोल सकता। ऐसा है? तो फिर क्या है सर, ये मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है ना, कि सर मुझे उसको सामान देना है, सामान नहीं तो बाद में मुझे उसको पैसे वापस करने हैं। तो ये मेरे लिए क्या है? एक लायबिलिटी है जिसको हम नाम देते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कितने? 50,000। अब यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 8 और 2 10 और 5 15 और 500 इधर आ गए। क्या इक्वेशन में टैली हो गई मेरी? तो सर अगर मुझे कोई कस्टमर एडवांस में पैसे देके जाता है और मैंने उसको अभी तक गुड्स सप्लाई नहीं करी, तो एक लायबिलिटी बनती है जिसको मैं क्या नाम देता हूँ? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। और ये लायबिलिटी कब खत्म होगी? जब या तो वो मुझसे पैसा वापस ले जाए, या जो मेरी एक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि मुझे जो इन्वेंट्री, जो भी सामान उसको सप्लाई करना है, वो सामान सप्लाई कर दूँ। अच्छा, इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि मैं किसी को एडवांस में पैसे दे दूँ, कि भाई मैं एक कस्टमर के, एक सप्लायर के पास गया, उससे इन्वेंट्री खरीदी थी, मैंने एडवांस में उसको लेट से 50,000 दे दिए। जब मैं एडवांस में पैसे दे रहा हूं तो क्या होगा? एसेट होगा। क्यों? एसेट की डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक रिसोर्स फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो इनटू द एंटिटी। तो मैंने जो एडवांस में पैसे दिए हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है ना कि फ्यूचर में कुछ पैसा, कुछ इकोनॉमिक रिसोर्स मुझे मिलेगी, लेट से इन्वेंट्री मिलेगी। और वही वाली कहानी कि अगर वो मुझे इन्वेंट्री नहीं दे पाया तो मैं क्या कहूंगा? कि लाओ भाई मेरा पैसा वापस करो। तो सर अगर मैं किसी को एडवांस में पैसे देता हूं तो वो क्या कहलाता है? एडवांस टू सप्लायर का एसेट। और अगर कोई कस्टमर मुझे एडवांस में पैसे देते हैं तो वो क्या कहलाता है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर की लायबिलिटी। क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला यहां तक? अच्छा जी सर, कुछ हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन समझ लिए, कुछ एसेट्स, कुछ लायबिलिटीज, कुछ इनकम्स, कुछ एक्सपेंसेस हमने देख लिए। सही है। अब एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हम पढ़ लें। टाइप्स ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस की टाइप्स कितनी है? आपके कोर्स में 3 टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहली टाइप कहलाती है सोल ट्रेडर। अच्छा, सोल ट्रेडर भी बोलते हैं, और सोल, ये इसकी स्पेलिंग में गलत लिखूंगा तो खुद से ही सही कर लेना, प्रोप्राइटरशिप। सही? ट्रेडर या प्रोप्राइटरशिप। सर नाम से क्या पता लग रहा है? अकेले बंदे का बिजनेस। सही? एक बंदे ने जो बिजनेस बनाया वो क्या कहलाएगा? सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप। तो डेफिनेशन क्या लिखूंगा? बिजनेस owned and managed by a single person, ये कहलाता है एक सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, और टाइप क्या हो सकती है? पार्टनरशिप। बहुत अच्छे। क्या डेफिनेशन बननी चाहिए? A business owned and managed by more than one person। कि सर जब दो लोग या दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करें तो वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप। अच्छा, दो से ज्यादा कितने? 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 1000। कितने? एक तो लिमिट होगी 7 11 नहीं, 11 भी नहीं, 20। पाकिस्तान के लॉ में पार्टनरशिप बनाने पे लिमिट है 20% की। पाकिस्तान के लॉ में, वैसे हर दुनिया के अपने अपने लॉ है, हर मुल्क के अलग अलग लॉज हैं। पाकिस्तान के लॉ में एक पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 लोग हो सकते हैं। मोर देन 20 बट लेस देन, ओ सॉरी, मोर देन 1 बट लेस देन, नहीं, लेस देन 21। 20 से कम अगर बोल दिया तो वो तो अपना 19 पे आ जाएगा, है ना। तो इसको ज्यादा अच्छा वर्ड है लेस देन और इक्वल टू 20%। सही है? कोई मसला है इसमें?
अच्छा, इस डेफिनेशन में ना लॉ, आप लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में आओगे तो लॉ भी पढ़ना शुरू करोगे, तो इसमें एक डेफिनेशन का पार्ट और बनाया गया, एक्सेप्ट फॉर इन केस ऑफ अ प्रोफेशनल फर्म। सर ये डेफिनेशन लोगों का दिमाग खराब करती है बहुत ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मैं 12, लेट से हम 12 लोगों ने मिलकर एक दुकान खोली, सही पार्टनरशिप है, खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेट से थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं मैं ऑनलाइन वालों को भी मिला लूँ अगर, ऑनलाइन वाले कितने, ऑनलाइन वाले हैं, क्या हो गया आप नहीं रहा, ऑनलाइन वाले हैं 11, क्या अब हम पार्टनरशिप खोल सकते हैं? हम्म? क्यों? 12 ये रे, 11 वो रे, 12 और 11 टोटल हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। क्या आप खोल सकते हैं? नहीं सर, अब 23 नहीं खोल सकते, किसी 3 लोगों को कटाना पड़ेगा, सही है। लेकिन सर एक एक्सेप्शन दी गई हमें कि अगर हम एक प्रोफेशनल फर्म खोलें, प्रोफेशनल फर्म क्या होती है? जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे। जैसे प्रोफेशनल सर्विस कौन सी होती हैं? जैसे सर आप लोग को कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा आर्टिकलशिप का, है ना, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म होती है, उसमें जाके आपने आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग करनी है। तो सर ये है एक प्रोफेशनल फर्म जो कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही है, सही। सिर्फ उस केस में आपको एग्जेम्पशन है इस 20% की लिमिट की। प्रोफेशनल फर्म के केस में पाकिस्तान के लॉ में कोई लिमिट नहीं है, 50 100 1000 लाख 1.5 लाख जितने पार्टनर भर लो, कोई मसला नहीं है। जैसे मैं ईवाई में हूँ, ईवाई में पाकिस्तान में 2 पार्टनर है, लेकिन ईवाई ग्लोबल की अगर मैं बात करूँ, यानी पूरी दुनिया में जितनी ईवाई की एंटिटीज़ हैं, तो सर 1000 के करीब पार्टनर हैं, अलाउड है। क्यों? क्योंकि सर वो एक प्रोफेशनल फर्म होती है। प्रोफेशनल फर्म मतलब सर ऐसी फर्म जिसके जो ओनर्स है या जो पार्टनर्स हैं वो एक सर्टिफिकेट होल्डर है। ये चीज़ आप लोगों को पता है कि सी ए इज़ नॉट अ डिग्री, सी ए इज़ अ सर्टिफिकेट। आप सारे लोग क्या हो? एक सर्टिफिकेट होल्डर हो गए, सही। तो जो प्रोफेशनल फर्म है यानी सर्टिफिकेट होल्डर्स की फर्म है, उनको इजाज़त है 20 से ज़्यादा पार्टनर्स रखने की। और एग्जाम्पल क्या है? एक और एग्जाम्पल है सर, इंजीनियरिंग फर्म्स, सिविल इंजीनियर्स की भी फर्म होती है। सिविल इंजीनियर्स अगर अपनी फर्म खोलना चाहें तो उनको एक सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। वैसे तो डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग की, एनईडी वगैरह से डिग्री मिलती है, लेकिन फर्म खोलने के लिए, बिल्डिंग फर्म खोलने के लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, जो एक सर्टिफिकेट की सूरत में मिलता है। तो वो लोग खोल सकते हैं मोर देन 20 फर्म। इसी तरीके से सर एक और आप लोग आगे आगे सीखोगे, वैल्यूएशन फर्म। शार्क टैंक देखा है सबने, है ना? शार्क टैंक में सुनते होगे कि भाई इस बिजनेस की वैल्यूएशन इतनी है, इस बिजनेस की वैल्यूएशन इतनी है। वैल्यूएशन करने का मतलब कि बिजनेस का एक अमाउंट निकाल के दिखा रहे हैं कि भाई इस बिजनेस के तमाम एसेट्स, तमाम लायबिलिटी, सब कुछ मिल मिला के ये बिजनेस लेट से बनता है 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, जो भी वो वैल्यू निकालते हैं। तो सर वो जो निकालने वाले लोग हैं वो कहलाते हैं वैल्यूअर्स, प्रोफेशनल वैल्यूअर्स कहलाते हैं, वैल्यूएशन फर्म्स कहलाती हैं। वो भी नॉर्मली इंजीनियरिंग और अकाउंटेंट्स की कॉम्बिनेशन होती है वो। तो सर वो भी क्या है? एक प्रोफेशनल फर्म है, उनको भी इजाजत है मोर देन 20 पार्टनर्स रखने की, सही। लेकिन अगर उसके अलावा लेट से मैं ट्रेडिंग बिजनेस खोलना चाह रहा हूँ तो सर मेरे पास 20 लोगों की लिमिट है। लेट से ARTT बिजनेस स्कूल के नाम से एक इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम 20 पार्टनर्स ही रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। क्या ये चीज़ समझ में आती है? कोई मसला इसमें? आखिरी टाइप जो आपके कोर्स में है वो है कंपनी। अच्छा एक मिनट, इसको पता नहीं रेड क्यों लिख दिया मैंने। लास्ट टाइप जो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कंपनी। हाँ भाई, कंपनी क्या है? पब्लिक के शेयर में तो फिर हम्म, तो मतलब मैं नहीं खोल सकता अगर मैं अकेले अपनी कंपनी खोलना चाहूँ? बहुत सारे लोगों का होना ज़रूरी है उसमें। सर कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये कहाँ से आई? ये कब पढ़ाया मैंने? पढ़ाया था मैंने। अ बिजनेस owned by a different, owned by single or several individuals but
मैनेज्ड बाय मैनेजर्स। सर ऊपर वाली जो डेफिनेशंस थी उसमें क्या था, ओन भी मैं कर रहा हूँ सोल प्रोप्राइटर, मैनेज भी मैं कर रहा हूँ, मतलब बिजनेस के जो डिसीजंस हैं, बिजनेस है भी मेरा और जो बिजनेस के डिसीजंस हैं वो भी सारे मेरे हैं। जैसे ARDT सर, ओनर अहमद रजा है, अब यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी कितनी फीस होनी है, कौन सा एसेट आना है, कौन सी लायबिलिटी रखनी है, कितना पैसा होना है, जो कुछ भी है सारे डिसीजंस ओनर के अपने पास हैं। सर ओन भी वो खुद कर रहे हैं, मैनेज भी वो खुद कर रहे हैं। सेम वॉज फॉर पार्टनरशिप, ओन भी वही कर रहा था पार्टनर, मैनेज भी वही कर रहे थे, खुद ही आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड की हुई होंगी कि लेट से अज्यूम कर लेते हैं ARDT बिजनेस स्कूल एक पार्टनरशिप होती, उन्होंने अपने डिसीजंस आपस में बांट लिए होते कि भाई लेट से सब्जेक्ट रिलेटेड डिसीजंस तुम ले लेना, एसेट रिलेटेड डिसीजंस तुम ले लेना, सही है, या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिसीजंस तुम लेना है, किसको हायर करना है, कौन सा टीचर हायर करना है, एडमिन में किसको रखना है, प्यून स्टाफ में किसको रखना है, सही। तो सर ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही बंदों के पास थी। सर कंपनी के केस में ओनर अलग है और मैनेजर अलग है, मतलब एक बंदा आता है। अब कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये जरा समझने की कोशिश करो। सर ये है मेरी एक अदद कंपनी, एक या बल्कि कंपनी से पहले एक बंदा लेके आते हैं। सर ये एक बंदा था, सही है, इस बंदे के पास था एक, क्या है ये, आइडिया, एन आइडिया दैट कैन चेंज योर लाइफ, सही है। सर इसके पास आइडिया था लेकिन पैसा नहीं था, सही है। तो पैसा लेने के लिए हमने जो पहले सीखा था उसके हिसाब से किसके पास गया था, एक लेंडर के पास गया था, बैंक के पास गया था कि लाओ भाई पैसा दो मिलके खरीदें, सही है। इसने बोला कि भाई मेरे पास तो है आइडिया, मुझे चाहिए पैसा, तो ये दूसरे बंदे के पास गया, इसने बोला ठीक है मैं आइडिया तुम्हारे पास है, पैसा मैं डाल लूँ, सही, लेकिन मैं भी मालिक बनूंगा, सही है, तो तुम भी आ जाओ साथ में। तो ये इन्वेस्टमेंट लेके आया, ठीक है। अरे यार एक तो ये डेफिनेशन, ये इन्वेस्टमेंट लेके आया, लेकिन इसके पास भी पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं बन रही, तो ये एक और बंदे को लेके आया कि तुम भी मेरे साथ पैसा मिलाओ, फिर एक और बंदे को लेके आया तुम भी मेरे साथ पैसा मिलाओ, तो 4-5 लोग मिलके आए, सब ने थोड़ा थोड़ा सा पैसा जमा किया और एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट शुरू कर लिया। ये तो पार्टनरशिप जैसा नहीं लग रहा? पार्टनरशिप में भी यही था ना कि आइडिया होगा तभी बिजनेस करेंगे, 3-4 लोग 5 लोग पैसा मिलाएंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सही है। सर अब ये जो बंदा है, लेट से ये है डॉक्टर, इसके पास पैसा है सिर्फ, सही है। ये जो बंदा है ये लेट से हम बोल लेते हैं इंजीनियर, सही है। ये जो बंदा है ये है लेट से, और कौन से प्रोफेशन होता है, पायलट, चलो सही। इन सब के पास, अच्छा आइडिया वाला बंदा भी कौन है लेट से, और कौन सा प्रोफेशन होता है जिसके पास पैसे होते हैं, चलो लेक्चरर लिख लेते हैं, ठीक है। तो सर मुझे ये बताओ क्या इन चारों में से किसी को बिजनेस चलाना आता होगा? क्या इन चारों में से किसी को पता होगा एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, लॉ में क्या लिखा हुआ है बिजनेस के बारे में, टैक्स के में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें इन लोगों को तो नहीं पता होंगी, है ना। तो इनके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। इन्होंने बोला चलो ठीक है हम एक काम करते हैं, पैसा तो है ना हमारे पास, हम एक कंपनी तो बना लेते हैं। तो इन चारों ने मिल के पैसा और आइडिया जमा किया और एक अदद कंपनी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। लेकिन मसला क्या आ रहा है, पैसा है, आइडिया है, चलाना नहीं आता। चलाने के लिए क्या किया, एक बंदा उठा के लेके आए, ये है लेट से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक CA, एक और बंदा लेके आए, ये है लेट से ACCA, एक और बंदा उठा के लेके आए, ये है लेट से MBA, और एक और बंदा उठा के लेके आए, ये है लेट से BBA। मुझे बताओ क्या इन चारों लोगों को बिजनेस करना आता है? तो सर इन लोगों ने क्या कहा, भाई ये रहा हमारा आइडिया, ये रहा हमारा पैसा, लाके जमा किया, एक दुकान खरीद के कंपनी के नाम से बना ली, और इन लोगों को दे दिया कि जाओ भाई तुम लोग चलाओ, सही है। मुझे बताओ कंपनी के डिसीजंस कौन लेगा? ये चार। क्यों? क्योंकि चलाना ही इनको आता है, इन्हीं को पता होगा ना कब कौन सा एसेट खरीदना है, कब कौन सी लायबिलिटी निकालनी है,
कब सामान, किसको सामान बेचना है, कितने पे सामान बेचना है, कितने पे माल खरीदना है, ये सारी डिसीजंस इन लोगों को ज्यादा अच्छे आएंगे या इन लोगों को ज्यादा अच्छे आएंगे? इन लोगों को, कंपनी के अंदर वाले लोगों को। क्यों? क्योंकि बिजनेस पढ़ा इन लोगों ने, बिजनेस चलाया कैसे जाता है सारा इन लोगों को पता होगा। सही। तो सर ये लोग जो पैसा लेके आए थे ये लोग क्या कहलाए? ओनर्स। सही। और ये लोग जो बैठे बिजनेस चला रहे हैं इनकी बिहाफ पे, इनके बिहाफ पे अगेन पैसा किनका है? इनका है। इनको क्या मिल रही है? सीए को, एसीसीए को, एमबीए को, बीबीए को सैलरी मिल रही है, लेकिन बिजनेस यही लोग चला रहे हैं। इनको नाम दिया गया मैनेजर्स का। अच्छा, मैनेजर्स से एक बेटर वर्ड है वर्ड एजेंट का, कि सर दे आर एजेंट्स। एजेंट का काम क्या होता है? जो ऊपर वाले ने, एजेंट पता है ना किसे कहते हैं? जैसे नॉर्मली रियल स्टेट जो मार्केट उसकी ब्रोकरेज जो होती है, दुकान खरीदना, दुकान बेचना, बिल्डिंग खरीदना, बिल्डिंग बेचना, या रेंट पे वगैरह पे दिलाने की, तो उसमें भी एजेंट्स होते हैं ना, कि भाई मालिक मकान है, उसको लेट से एक घर रेंट पे देना है। तो एक रियल एस्टेट वाले के पास गया, तो बोला भाई मेरा ये घर है, ये मुझे रेंट पे देना है। अब जितना रेंट मालिक मकान ने बताया वो उतने में रेंट पे चढ़ाने में लग जाएगा ऐसा, और रेंट पे चढ़ाने पे उसको कमीशन या सैलरी वगैरह मिल जाएगी। तो सर ये लोग जो इन ओनर्स के बिहाफ पे बिजनेस करके दे रहे हैं, ये लोग कहलाते हैं एजेंट्स या मैनेजर्स। क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला, कोई सवाल? बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आता है कि ओनर्स को, ये जो हमारी डेफिनेशन थी, ओन्ड बाय अ सिंगल और सेवरल इंडिविजुअल बट मैनेज बाय मैनेजर्स, या साथ में डेफिनेशन में मैं डाल देता हूं एजेंट्स। क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला? आगे बढ़ जाऊं यहां से, ये पोर्शन कॉपी करो जरा, फिर इसमें और मसले लेके आते हैं। अच्छा, मैनेजर्स भी लिख लो, साथ में इनको एक और वर्ड दे दो आप नाम में, इनको डायरेक्टर्स। सही। एजेंट्स, मैनेजर्स और डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब सब कंबाइन हो जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सिंगल बंदे को बोलूं तो वो डायरेक्टर है, सब कंबाइन हो गए एक साथ एक कमरे में बैठ गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। हाँ, अच्छा, ये भी हो सकता है कि सर इन लोगों ने कमाया पैसे, यानी काम करने की सैलरी ले रहे हैं ना, सैलरी लेके पैसा जमा किया, इन्होंने अपनी कंपनी बना ली, तो अपनी कंपनी बना लो, कोई मसला नहीं। तो ये भी तो हो सकता है कि सर यहाँ पे जो 4-5 लोग बैठे हुए थे, ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पे भी एक सीए होता। सीए वाले के पास भी तो पैसा होता है ना थोड़ा सा। तो ओनर जो था उसमें एक सीए था, तो उसने बोला भाई मेरे पास पैसा भी है, मैं चलाना भी चाह रहा हूँ साथ में, लेकिन एक वॉल बनी हुई है कि सर ये लोग डिसीजंस नहीं ले सकते। जो ओनर है, जिसने पैसा डाला हुआ है, डिसीजन उसके हाथ में नहीं है। अच्छा, डिसीजन सिर्फ ये वाला है कि ये वो लोग लेके आएंगे कि भाई हम चाह रहे हैं ये एसेट खरीद लें, सही है, तो ये बोलेंगे ठीक है खरीद लो। हम चाह रहे हैं ये एसेट बेच दें, तो ये बोलेंगे ठीक है ये एसेट बेच दो। या फिर ये होगा कि हम चाह रहे हैं ये एसेट खरीद लें, ये बोलेंगे नहीं ये एसेट नहीं खरीदो। सही। लेकिन कौन सा एसेट लेना है, कौन सा एसेट जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि यार किस एसेट की ज़रूरत है, वो ये लोग डिसाइड करेंगे। किस कस्टमर के पास जाना है वो ये लोग डिसाइड करेंगे। कौन एम्प्लॉयमेंट पे लेकर रखना है वो ये लोग डिसाइड करेंगे। किसको फायर करना है वो ये लोग डिसाइड करेंगे। ये बस समझ लो ऊपर बैठे देख रहे हैं, हाँ भाई नीचे क्या चल रहा है, और कोई काम नहीं है इनका। सही है। क्या ये चीज़ समझ में आती है? आगे बढ़ूँ यहाँ से। अच्छा सर, यहाँ पे एक वर्डिंग और लिखी गई, बहुत ज़रूरी वर्डिंग है ये। अ कंपनी is an artificial person and, अच्छा, अब जब भी मैं वर्ड डायरेक्टर का लिखूं तो इसका मतलब एजेंट और मैनेजमेंट का भी वर्ड साथ ही लगा हुआ है। जब भी वर्ड मैं एजेंट का लिखूं तो मतलब मैनेजर और डायरेक्टर का वर्ड भी साथ में लगा। ठीक है, तीनों वर्ड एक साथ ही यूज हो रहे हैं। एंड डायरेक्टर्स आर responsible to generate wealth, गलत लिख दिया, for the owners। ठीक है सर, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब, पर्सन मतलब एक इंडिविजुअल है,
पर्सन किसको बोलते हैं? जिसको लॉ एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई ये एक बंदा है। तो लेट से अगर मैं कोई लॉ तोड़ता हूँ, लेट से सिग्नल तोड़ा मैंने, अब पता होगा शायद सिग्नल भी ऑनलाइन चलाना आना शुरू हो गए, सही है, मैंने सिग्नल तोड़ा, कंपनी मुझे क्या कहते हैं, लॉ जो है, पुलिस जो है मुझे आगे पकड़ लेगी, सही है। लेट से मैंने रिश्वत दी तो कंपनी मुझे मुझे आगे पकड़ेगा, लॉ सर पकड़ेगा। सर कंपनी के लोगों ने किसी को रिश्वत दी, अब वो किसको पकड़े? मैनेजमेंट को, क्योंकि भाई लॉ ने बोला है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब लॉ बोलता है जिस तरीके से मेरे पास एक CNIC है जिसपे मेरा नाम, CNIC नंबर, फादर नेम, मदर नेम, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसी तरीके से ये क्योंकि एक पर्सन है तो इसकी भी आइडेंटिटी कार्ड अलग से बनता है। या कंपनी का भी एक अलग से NIC बनता है, NIC नहीं कहलाता, वो अलग चीज़ कहलाती है, लेकिन एक आइडेंटिटी कार्ड इनका भी है, इनका भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनका भी नाम लिखा जाता है, इनके भी मालिकों का नाम लिखा जाता है, बिजनेस का पर्पज लिखा जाता है, सब चीज़ें लिखी जाती हैं। तो सर लॉ की नज़र में कंपनी कौन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब ये अलग लोग हैं कंपनी की नज़र में, ये एक अलग बंदा, ये एक अलग बंदा, ये एक अलग बंदा, ये अलग और ये एक अलग बंदा, बस इस बंदे को चलाने वाले ये 4 लोग हैं। क्या ये चीज़ समझ में आती है? तो अगर कंपनी कोई लॉ तोड़ती है तो क्या ओनर्स को लाके पकड़ा जाएगा? नहीं सर, किसको पकड़ा जाएगा? कंपनी को ही पकड़ा जाएगा। अब मसला, कंपनी को कैसे पकड़ेगा? कंपनी के गेट को ताला मार के चले जाए, या कंपनी उठा के जेल में ले आके, या कंपनी के आसपास जेल बना दें, लाइसेंस कैंसिल कर दें। चलो एक तरीका ये है, लाइसेंस कैंसिल कर दें। मुझे ये बताओ कंपनी के डिसीजंस कौन ले रहा था? एजेंट्स और मैनेजर्स और डायरेक्टर्स ले रहे थे। कंपनी ने क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, सब कौन डिसाइड कर रहा था? डायरेक्टर्स डिसाइड कर रहे थे। तो अगर कंपनी ने किसी को रिश्वत दी, किसके कहने पे दी होगी? इन्हीं की वजह से दी होगी ना, इन्होंने ही बोला होगा कि हाँ भाई चलो इसको रिश्वत दे के काम निकलवाते हैं। तो किसको पकड़ना चाहिए? इन्हीं लोगों को पकड़ना चाहिए, सही। तो डायरेक्टर्स के ऊपर, हालांकि बिजनेस चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस लॉ फॉलो करे, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? डायरेक्टर्स के ऊपर है। बिजनेस सारी रेगुलेशंस फॉलो कर रही हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? लेकिन और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू जनरेट वेल्थ फॉर दी ओनर। वेल्थ मतलब जायदाद, कमाई, पैसा बनाना। तो सर डायरेक्टर्स के ऊपर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ओनर्स के लिए पैसा बनाना, सही है। और साथ साथ एंड कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशंस। क्या ये चीज़ समझ में आती है हमें? तो सर एक कंपनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ओनर आर सेपरेट पर्सन, कंपनी इटसेल्फ इज अ सेपरेट पर्सन। ओनर की जिम्मेदारी क्या है? आइडिया लिया, पैसा लिया, लाके एक टेबल में रख दिया कि ये लो भाई, हमारी तरफ से यही था, बस और कुछ नहीं आता। मैं पायलट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? मार्केट में गए, दो चार ऐसे लोग पकड़े जिनको बिजनेस चलाना आता है, एक CA लिया, एक ACCA लिया, MBA लिया, BBA, और भी कोई भी डिग्री वाला जिसको बिजनेस का एक्सपीरियंस है, उनको लिया, अपनी सारी रिसोर्सेज उनके हाथ में पकड़ा दी कि भाई अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमने अपनी रिसोर्सेज दे दी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या? पहली चीज, हमारे लिए वेल्थ जमा करो, यानी बिजनेस करो और प्रॉफिट कमा के हमें दो, हमारा पैसा बढ़ाओ। और दूसरी चीज कि जिस तरीके से पैसा बढ़ा रहे हो वो लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हो। क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला यहाँ तक, कोई सवाल? अच्छा एक चीज हम बस देख लें, मुझे ये नहीं मार्च बैच था, नहीं मार्च नहीं था, मई बैच था, नहीं ये भी नहीं था, मार्च ही बैच होगा फिर। इसमें देखो बेसिक्स के नाम से कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं है, कहाँ चला गया भाई? नवंबर बैच में नहीं, यहाँ भी नहीं है, ड्राफ्ट में जाए, यहाँ पे देखो कहीं बेसिक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया मार्च बैच। ये अच्छा सर, वही जो सारी कहानी थी ना, एक ज़माने मैंने लिखी हुई थी, मैंने आपको एसेट्स पढ़ा दिए क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ पढ़ा दी क्या होती हैं, कैपिटल, या कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी, ठीक है, ये पढ़ा दिया क्या होता है, इनकम क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ये रहने दीजिए अभी, ये रहने दीजिए अभी, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी पढ़ा दी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा ये कुछ आप लोगों की सहूलत के लिए एसेट्स की टाइप्स
क्या क्या टाइप्स हैं सर हमारे पास एसेट्स की? लैंड एक एसेट है, बिल्डिंग एक एसेट है, फर्नीचर एक एसेट है, प्लांट ये पौधे वाला नहीं है, ये वो कंपनी जो प्रोडक्शन प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है। मशीनरी, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, फिक्सचर्स किसे कहते हैं? दीवारों में जो चीज़ें फिक्स हुई, जैसे ये स्टेज जो है फिक्स हुआ हुआ है, ये जो प्रोजेक्शन की जो प्लेट है, ये पंखे और ये क्या कहते हैं एसी वगैरह जो सारे फिक्स हुए हैं ना, ये फिक्सचर्स कहलाते हैं, ठीक है। लोन टू अदर कंपनी, मैंने किसी और कंपनी को लोन दे दिया, मेरे पास बहुत पैसा है, ये भी मेरे लिए एक एसेट है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उससे लोन के पैसे वापस लूंगा और इंटरेस्ट इनकम कमाऊंगा, ठीक है। कंप्यूटर्स, ये भी मेरे लिए एक एसेट है। ये सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स हैं। अच्छा, फिर उसके बाद, अच्छा एक मिनट दीजिएगा सर। हेलो हेलो, जी अम्मी। हाँ अभी कराते हैं, वो कल पोर्टल नहीं चल रहा था, अभी क्लास से फारिग होकर कराते हैं। हाँ पोर्टल नहीं चल रहा था इसलिए कल नहीं कराई थी, अभी देखते हैं जाके। हम्म, अच्छा चलो ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर करंट एसेट्स में हमारे पास क्या एग्जांपल है? स्टॉक इन ट्रेड, नाम बताया था ना ये वाला मैंने, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज, ये सारी चीज़ें। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है हमें पता है, एडवांसेस, कि मैंने सप्लायर को एडवांस में जो पैसे दिए थे, और एक और नया वर्ड आया आपके पास, प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे जो एडवांस में मैंने रेंट दिया था, वो एडवांस की जगह अब से हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए? प्रीपेड यूज़ करेंगे, ठीक है। कैश इन हैंड मेरे लिए एसेट है, कैश एट बैंक में जो पैसा रखा है वो भी मेरे लिए एसेट है। सर लोन्स टू अदर, कि किसी एम्प्लॉय को मैंने लोन दे दिया, एडवांस में सैलरी दे दी, सही, किसी और कंपनी को छोटा मोटा लोन दे दिया, ये भी एसेट है। अदर रिसीवेबल, कि सर फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोई पुराना एसेट पड़ा हुआ था, वो बेच दिया, उसके पैसे अभी तक रिसीव नहीं किए, तो वो अदर रिसीवेबल के तौर पे आ जाएगा। कोई इनकम मैंने कमाई और वो अभी तक रिसीव नहीं हुई, वो भी मेरे लिए एक एसेट है, तो इनकम रिसीवेबल नाम दे दिया, ठीक है। लाइबिलिटीज़ की बात करूँ सर, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में बैंक लोन आता है मेरे पास, लोन फ्रॉम अदर कंपनी, के किसी दूसरी कंपनी ने मुझे लोन दे दिया, तो वो लोन फ्रॉम अदर कंपनी। करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? अकाउंट्स पेबल हमें पता है क्या होते हैं, एक्सपेंस पेबल हमें पता है क्या होते हैं, कि सर लेट से एक एक्सपेंस था, जो बिजली का बिल आया मेरे लिए, मेरे पास, मैंने अभी तक पे नहीं किया, तो पेबल बन गया ना मेरे लिए, लाइबिलिटी बन गई। अक्रूड एक्सपेंसेस हमने अभी नहीं पढ़ा, तो थोड़ी देर के लिए इसको रहने देते हैं, आगे आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पढ़ा है, पता है क्या होता है किसी को? क्या होता है, क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? लिमिट से ज़्यादा पैसे निकालना। सर अगर लेट से मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपये पड़ेगा, ठीक है, मैंने एक चेक लिख के दिया 1200 रुपये का, क्या बैंक चेक अलाउ कर देगा? नहीं, क्यों? पैसे ही नहीं है। मैं गया लेकिन फिर बैंक के पास, मैंने बोला कि यार एक काम करो, आप मुझे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दो। अब क्या होगा? बैंक ये करेगा कि अगर 1000 रुपये पड़े हुए हैं और 1200 रुपये का चेक लिख के दिया, बैंक बोलेगा 1000 रुपये तो चलो तुम्हारे वाले चले गए, 200 रुपये बैंक ने अपनी जेब से ला के डाल दिए, सही है, कि भाई चेक है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है, 200 रुपये बैंक ने अपनी जेब से ला के डाल दिए। तो सर ये जो एक्स्ट्रा जो 200 रुपये बैंक ने अपनी जेब से डाले, क्या है? एक लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक को मुझे पे करने हैं ना, बैंक इतना अच्छा तो नहीं फ्री में अपनी तरफ से 200 रुपये दे दिए, तो जो एक्स्ट्रा पैसे बैंक ने मेरी बिहाफ पे दिए, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? एक करंट लाइबिलिटी, जिसको हम नाम क्या देते हैं? बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज लिखी हुई है शॉर्ट टर्म लोन। सर शॉर्ट टर्म याद रखना, इन फ्यूचर थ्रू आउट द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग, जब भी शॉर्ट टर्म का वर्ड लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब क्या है? लेस देन 12 मंथ। और अगर कभी इन फ्यूचर हमें वर्ड लिखा हुआ नजर आए लॉन्ग टर्म, दैट मीन्स मोर देन 12 मंथ, ठीक है। और अदर पेबल, सर पेबल की और भी किस्में हो सकती हैं, कि लेट से फर्नीचर मैंने उधार पे खरीद लिया कंपनी के लिए, इक्विपमेंट मैंने उधार पे ले खरीद लिया, तो ये सारे मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई। अच्छा जी, इनकम की टाइप में क्या क्या है? सेल्स एक इनकम है। गेन ऑन डिस्पोजल, सर मतलब मैंने एक एसेट खरीदा था 1 लाख रुपए का, ठीक है, वो किसी को 1,10,000 में चिपका दिया, 10,000 रुपये कमा लिए ना मैंने, तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा कमा, ये क्या है? गेन ऑन डिस्पोजल है, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा? ये डिस्काउंट रिसीव, सर किसी से मैंने सामान खरीदा, 1 लाख रुपए की चीज़ थी, मैंने उससे नेगोशिएट करा, उसने लेट से 10,000 रुपये सस्ता बेच दिया, तो ये 10,000 रुपये का जो बेनिफिट मिला है मुझे, बेनिफिट है ना मेरे लिए, तो ये कहलाएगा डिस्काउंट रिसीव। अभी फर्दर इसकी डिटेल हम देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम या डिविडेंड इनकम, डिविडेंड पता है ना क्या होता है? कंपनी के शेयर्स खरीद लूँ तो कंपनी मुझे डिविडेंड देती है उसके ऊपर।
अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम, अच्छा परचेज रिटर्न हमने अभी नहीं पढ़ा, छोड़ दो। इंटरेस्ट इनकम के सर बैंक में पैसा रखवाया हुआ है, बैंक ने हमें सूद दिया, वो इंटरेस्ट इनकम हमारी लेके आई, ठीक है। अच्छा एक्सपेंसेस की टाइप्स में क्या क्या है भाई, सैलरी एंड वेजेस। वेजेस पता है क्या होती है? दिहाड़ी, दिन की दिहाड़ी जो डेली बेसिस पे जो दी जाती है, ठीक है। रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी। लॉस ऑन डिस्पोजल कि सर 1 लाख रुपए का एसेट मैंने 90,000 रुपए का बेच दिया, तो अब ये 10,000 रुपए का लॉस हो गया, ये क्या कहलाएगा? लॉस ऑन डिस्पोजल। इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक से लोन लिया हुआ उसके ऊपर मैं जो सूद पे करूंगा वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डिस्काउंट अलाउड, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया तो वो डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा। सेल्स रिटर्न अभी के लिए रहने दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फ्यूल एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। एक्सपेंसेस की लिस्ट तो बहुत लंबी है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी लिस्ट है आपके लिए। इसके अलावा बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, बहुत सारी इनकम्स हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। कुछ बेसिक्स जो हम नॉर्मली थ्रू आउट द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे, अभी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में जो सीखेंगे सिर्फ वो मैंने आपके सामने जमा करें, ठीक है। अच्छा जी, अब आओ जरा वापस, ये तो हमने पढ़ लिया थ्योरेटिकल पोर्शन। हम कौन से बैच में? मार्च 25 में। सही, अगेन मेरा फिर से सवाल आगे बढ़ने से पहले, ये जो डेफिनेशंस वगैरह थोड़ी बहुत लिखी हैं, ये सारी डेफिनेशन समझ में आती हैं? सही, हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक सोल ट्रेडर की अकाउंटिंग है, सही। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हमने नहीं सीखनी, कंपनी की अकाउंटिंग हमने नहीं सीखनी, वो आगे जाके इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। अच्छा जी सर, अब वापस आऊँ मैं अकाउंटिंग के पास। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। सर अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ मसला नजर आ रहा है? सर एक मसला है, वो ये कि काम बहुत सारा है। काम बहुत सारा से मुराद सर, अभी मैं सिर्फ 3 एसेट्स, एक ओनर और एक लायबिलिटी लेकर चल रहा हूँ। मैं लेट से ऑडिट किया है मैंने गुल अहमद का, गुल अहमद जो टेक्सटाइल कंपनी है जो कपड़े बेचती है, सर उनके पास लाखों एसेट्स हैं। तो सोचो अगर लाखों एसेट्स में लिखना शुरू करूं तो मैं कल तक सिर्फ एसेट्स की लिस्ट ही बनाता रह जाऊंगा, फिर उनके नंबर्स भी लिखना है। तो एक महीने में बैठ के एसेट्स की लिस्ट बनाऊं, फिर पता चला एक और ट्रांजेक्शन हो जाए, फिर दोबारा से बैठ के नई लिस्ट बनाना शुरू करूं। तो सर अकाउंटिंग इक्वेशन में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, और मेरा रिसोर्सेज भी बहुत सारी लग रही हैं। तो सर इससे बचने के लिए हमने एक नया टूल बनाया। सर वो टूल जो आपने ज़िंदगी भर जहाँ तक अकाउंटिंग कर लो, क्वालिफाई हो जाओ और भी 2-4 सर्टिफिकेट्स ले लो, ये टूल आपके साथ हमेशा रहेगा, विच इज़ कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग। सही। अच्छा जी, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है? सर अकाउंटिंग इक्वेशन का एक ऑल्टरनेट है कि बजाय इसके कि मैं हर ट्रांजेक्शन के बाद बैठ के पूरी अपनी लिस्ट मेंटेन करूं, मैं उसकी जगह एक टूल यूज़ करता हूं डबल एंट्री बुक कीपिंग का, ठीक है। अब इसमें होता क्या है सर, इसके कुछ रूल्स आपने याद करने, सही है। हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे अकाउंट्स में? 5। कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, सही है। सर इन पांचों एलिमेंट में दो में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो इंक्रीज होगा हर ट्रांजैक्शन के बाद या फिर डिक्रीज होगा, है ना। जो भी ट्रांजैक्शन होगी इन पांचों में यही इंपैक्ट होगा कि या तो वो इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा, सही है। तो इंक्रीज और डिक्रीज, मैंने 2 कॉलम बना दिए। सर जब एक एसिड को इंक्रीज करना हो, जब एक एसिड को इंक्रीज करना हो तो मैं क्या करता हूँ? मैं करता हूँ डेबिट। क्या होता है अभी नहीं पता मुझे, सही है। जब एक क्या कहते हैं एसिड को डिक्रीज करना हो तो मैं क्या करता हूँ? क्रेडिट। क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा इतना तो पता है ना कि हमने एक इक्वेशन सीखी हुई है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन तो हमने सीखी हुई है ना। तो मुझे ज़रा बताओ, एसिड को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना है, एसिड इक्वेशन के इस साइड पे लिखा हुआ है। लायबिलिटी को जब इंक्रीज करना हो तो क्या करूँगा? वो दूसरी साइड पे है ना। तो इसके हिसाब से उल्टा हिसाब किताब होना चाहिए इसका, कि इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करूं और डिक्रीज करने के लिए इसको डेबिट करूं। अगेन क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है मैंने नहीं बताया, सिर्फ वर्ड से हम काम चला रहे हैं अभी। सिमिलरली कैपिटल के लिए इंक्रीज करना हो तो क्या करना चाहिए?
क्रेडिट करना चाहिए, और डेबिट कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए डेबिट करना चाहिए। ये चार चीज़ें समझ में आती है, तीन चीज़ें समझ में आती हैं। एसेट को इंक्रीज करना है डेबिट करो, एसेट को डिक्रीज करना है क्रेडिट करो। लायबिलिटी और कैपिटल को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करो, और कम डिक्रीज करना है तो डेबिट करो। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इनकम्स के केस में क्या होता है सर? यही होता है, क्रेडिट और डेबिट। और एक्सपेंस के केस में डेबिट और क्रेडिट। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी मैंने आपको नहीं बताया व्हाट डज इट मीन बाय डेबिट, व्हाट डज इट मीन बाय क्रेडिट। सिर्फ इतना बता दिया कि एसेट और एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज करने के लिए डेबिट किए जाते हैं, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट किए जाते हैं। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट की जाती है, डिक्रीज करने के लिए डेबिट की जाती है। ठीक है। अब आओ डबल एंट्री की तरफ। सर मैंने एक ट्रांजैक्शन आपके लिए लिखी, वो अभी जैसे पीछे अकाउंटिंग इक्वेशन की ट्रांजैक्शन लिख रहे थे, बिल्कुल इसी तरीके से एक ट्रांजैक्शन आपके सामने ला के रखी कि लेट से ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5,000 कैश। भाई ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 5,000 रुपये से। तो सर मैंने अब ये डेबिट क्रेडिट करना है, मैंने वो अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनानी। ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट पता है क्या है? 2 कॉलम्स हैं बस, और कुछ नहीं है। एक किताब बनाना शुरू करी मैंने आप लोगों के लिए, एक मेरी ये सारी कलाकारियां पहले पूरी कर लूँ मैं। डेट, पर्टिक्यूलर, अच्छा एक यहाँ पे आता है PR, यहाँ पे आता है डेबिट, यहाँ पे आता है क्रेडिट। ठीक है। बस ये एक किताब है, मैंने समझ लो एक कागज़ का टुकड़ा लिया, उस पर ये कॉलम्स बना लिए मैंने। ठीक है। सर अब डेट तो यहाँ पे नहीं है, तो मैं सीरियल नंबर से काम चला रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि सर क्या इक्वेशन, क्या ट्रांजैक्शन हुई है कि सर एक कंपनी ने, तो सॉरी एक ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 5,000 रुपये कैश से। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कैश लिखूंगा 5,000 रुपये का, और राइट हैंड साइड पे ओनर के आगे 5,000 लिखूंगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। मैंने यही किया, मैंने बोला कि भाई एक तो कैश नाम का एसेट है मेरे पास, और एक कैपिटल नाम का। अच्छा, दोनों चीज़ों को लिख लिया मैंने। ठीक है। अब आओ ज़रा रूल्स की तरफ। मुझे बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन जो भी हमने अभी पढ़ी, उसके हिसाब से 5,000 रुपये आए तो एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? कैश मेरा एसेट है ना, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज करने के लिए डेबिट करता हूँ, तो मुझे कहाँ डेबिट साइड पे लिखना चाहिए, डेबिट कॉलम में लिखना चाहिए। सही। कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ, तो मुझे क्रेडिट के कॉलम में लिखना चाहिए। डेबिट क्रेडिट क्या है, सिर्फ 2 कॉलम्स हैं। सही, और कुछ नहीं है। सही। अगर मैं इसकी सिर्फ याद दहानी के लिए इक्वेशन बनाऊं, अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनती कि आप लिखते भाई कैश में 5,000 इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ओनर का 5,000, यही लिखते ना। तो मैंने उस चीज़ को इस शक्ल में लिखा है। सही है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि सर जो चीज़ क्रेडिट हो रही है ना, ये क्रेडिट हो रहा है ना, इसको मैं धक्का मार के साइड में लिखता हूँ बस। सही। जो भी चीज़ डेबिट कॉलम में लिखी जाती है वो दीवार से लगी हुई है, जो भी चीज़ क्रेडिट कॉलम में लिखी है वो थोड़ा सा धक्का लगा हुआ है। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। सही। इसमें और कोई इसके पीछे साइंस नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका ही है। ठीक है। अब एक मिनट के लिए अगली ट्रांजैक्शन देखो। अगली ट्रांजैक्शन क्या हुई, वही पीछे वाली ट्रांजैक्शन लेके आ रहा हूं मैं कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर 2,000। अब मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन याद करके बताओ क्या करूंगा मैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से इस ट्रांजैक्शन के लिए, कि भाई मैं बोलूँगा मैंने 2,000 रुपये का अगर फर्नीचर ख़रीदा है तो कैश कम होगा 2,000 से और फर्नीचर बढ़ेगा 2,000 से। बेहतरीन। आओ ज़रा, यही दोबारा से मैंने डब्बा बनाया, क्या हो गया, लिख ले भाई।
वही डब्बे दोबारा से बनाए, एंट्री नंबर 2। सर क्या कहते हैं, दो चीज़ें आ रही है ना, एक फर्नीचर है जो कम हो रहा है, जो सॉरी बढ़ रहा है, और कैश है जो कम हो रहा है। फर्नीचर एसिड है, एसिड बनाने के लिए डेबिट लग करता हूँ तो डेबिट के कॉलम में लिख दिया। कैश भी एसिड है, एसिड कम करने के लिए क्रेडिट करता हूँ तो क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया। ये मैं क्या कर रहा हूँ सर, ये मैं एक, ये हटाऊँ यहाँ से, मैं ये जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हूँ। सर ये जो मैं डेबिट और क्रेडिट करता हूँ ना, ये क्या कहलाती है, मेरी जर्नल एंट्री। मैं एक एंट्री या जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ। सिंपल क्या याद रखा हुआ है, एसेट बढ़ाना है तो डेबिट करना है, एसेट कम करना है तो क्रेडिट करना है। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन आई मेरे पास कि भाई फर्नीचर परचेज किया है 2000 रुपये का ऑन कैश। तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला भाई फर्नीचर बढ़ा दो कितने से, 2000 से, तो डेबिट साइड पे लिखना चाहिए क्योंकि एसेट है मेरे लिए, और कैश कम होना है मेरा 2000 से, तो एसेट कम करने के लिए क्रेडिट करता हूँ तो क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया मैंने 2000 रुपये। क्या ये चीज़ समझ में आती है? कोई मसला है इसमें? आगे बढ़ूँ यहाँ से ऑनलाइन वालों? अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन याद दिलाते हो उसकी क्या होगी? पुरानी वाली अकाउंटिंग इक्वेशन ये लिखी हुई, नई वाली अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? मैं बोलूँगा कि भाई कैश 5000 था, 2000 से कम हो गया तो कितने पे आ जाएगा? 3000 पे आ जाएगा। और एक नया एसेट आ गया मेरे पास फर्नीचर के नाम से 2000, इज इक्वल टू के उस तरफ कौन है, वही ओनर मौजूद है अभी भी, कितने पे? 5000 पे। कोई मसला यहाँ तक? आगे बढ़िए, अगली ट्रांजैक्शन लिख के। अब इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री आप खुद बताओ कि भाई परचेज इन्वेंट्री फॉर, कुछ कह रहे हो? हाँ, डेबिट में करें मतलब? हाँ, उसी पे आ रहा हूँ, रुपीज लेट से 3000 ऑन क्रेडिट, यही बोल लेते ना कि उधार पे मैंने सामान खरीद लिया। ठीक है, तो अब मुझे ज़रा सोच के बताओ, खुद से बताओ। अच्छा, जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले हैं उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप नहीं बताना, मुझे पता है, आपको पता है, जो बाकी लोग हैं वो बताओ। एंट्री नंबर 3, ट्रांजैक्शन से हुआ क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन से? इन्वेंट्री बढ़ रही है मेरे पास, और एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है मेरे पास। तो मुझे बताओ, इन्वेंट्री बढ़ रही है, एसेट है, एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ? डेबिट करता हूँ। तो मैंने डेबिट पे कितने, डेबिट के कॉलम में 3000 लिख दिए। और क्रेडिट करने के लिए क्या चीज़ मौजूद है मेरे पास? अकाउंट्स पेबल के नाम से एक लायबिलिटी मौजूद है, कितने की? 3000 रुपये की। ज़रा जल्दी से यहाँ पे मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन बताते हो। मैं बोलूँगा कि भाई कैश है मेरे पास कितने का? 3000 रुपये का। फर्नीचर है मेरे पास कितने का? 2000 का। और एक नया एसेट मेरे पास आ गया इन्वेंट्री के नाम से, कितने का? 3000 का। टोटल एसेट कितने हो गए? अभी टोटल करने की जगह नहीं बची मेरे पास, यहाँ साइड में लिखूँ कितने? 8000। और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या है मेरे पास? ओनर 5000 रुपये पे मौजूद है, और एक लायबिलिटी आ गई है मेरे पास अकाउंट्स पेबल के नाम से, कितने की? 3000। क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली चल रही है? अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ और भी नोटिस करी होगी, वो क्या कि जब भी मैं कोई चीज़ डेबिट कर रहा हूँ तो साथ में एक चीज़ क्रेडिट भी लाजमी हो रही है। इसका उल्टा भी, कि जब भी मैं क्रेडिट कर रहा हूँ तो साथ में कोई ना कोई चीज़ डेबिट भी होनी है। सर ये है आपका, या बल्कि चलो नीचे ही लिख लेते हैं, रूल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या रूल है कि सर हर डेबिट पे एक क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट पे एक डेबिट लाजमी होगा। सर वर्ड लाजमी का याद रखना है, सही, कि फॉर
every debit there will always be an equal credit। इक्वल का वर्ड बहुत ज़रूरी है, वरना सर अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं हो पाएगी ना हमारी। सही है, जो डेबिट लेफ्ट हैंड साइड पे जो हो रहा है वही सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पे भी होनी चाहिए ना, तभी तो मैच होगी इक्वेशन। तो सर इसीलिए बीच पे ये इक्वल का वर्ड लाजमी है। तो अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3000 की जगह मैं 300 लिख देता, मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो पाती? तब नहीं हो पाती। तो सर अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो चीज़ मैं डेबिट करूँ उतना ही चीज़ मेरे पास क्रेडिट भी हो रही है। क्या ये चीज़ समझ में आती है? कोई मसला? अब मसला लेके आते हैं। इन्वेंट्री खरीद ली, क्यों खरीदी होगी? बेचने के लिए। आओ बेचने चलते हैं। तो मैंने एंट्री नंबर 4 लिखी, सोल्ड इन्वेंट्री फॉर ₹5000 और लेट से ऑन कैश ही खरीद बेच लेते हैं अभी के लिए, या चलो अभी ऑन क्रेडिट कर लेते हैं। सही है भाई। तो जो डब्बे बना लूँ आप इससे अपने अच्छा ये डब्बे हर एंट्री पे नहीं बनाने, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बार बार बना रहा हूँ, लेकिन एक ही मरतबा बन के उसी के अंदर चीज़ें ऐड होती रहती हैं। अब मुझे ज़रा सोच के बताओ क्या करना चाहिए मुझे। मैंने इन्वेंट्री सेल करी है, सही? हाँ, अकाउंट रिसीवेबल, यस सर, बहुत अच्छे। उधार पे बेची है ना मैंने इन्वेंट्री, तो एक एसेट मेरे लिए बन गया कौन सा? अकाउंट रिसीवेबल का। तो मैंने बोला कि भाई अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, और अच्छा कितने से? 5000 से। क्रेडिट क्या करूं? सेल्स कमाया है ना मैंने 5000 से। सब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना थोड़ी देर के लिए, ये चीज़ सही समझ में आ रही है? ये चीज़ थोड़ी बहुत सही समझ में आ रही है? जो इंजीनियरिंग या मेडिकल वाले स्पेशली उन लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ, जब मैंने सामान बेचा उधार पे, अकाउंटिंग इक्वेशन याद करूँ मैं इसकी, मेरे पास पुराना कैश कुछ पड़ा हुआ था, कितने का पड़ा हुआ था? 3000 रुपये का पड़ा हुआ था। कैश लिखना चाहिए मुझे 3000 का। फर्नीचर में कोई चेंज आया? नहीं सर, कोई चेंज नहीं आया, 2000 का था वैसे ही लिख दिया। सर अकाउंट्स रिसीवेबल अब आना चाहिए मेरे पास, उधार आ गया ना, एक पैसा रिसीव करना है फ्यूचर में, कितने का? 5000 का। तो देखो 5000 से इन्वेंट्री बढ़ गई मेरी, तो मैंने 5000 लिख दिया। सही, कोई मसला है इसमें? अच्छा सर एक मसला और भी तो हुआ कि जब ये वाला काम हुआ तो इन्वेंट्री तो चली गई ना मेरे पास से, ऐसा है? कितने की इन्वेंट्री थी? 3000 की, तो ज़ीरो हो गई। सही, यहाँ पे कहीं इन्वेंट्री जाती हुई नज़र आ रही है, तो क्या मतलब मैंने सेल्स गलत लिखा? फिर सेल्स भी सही लिखा। चलो एक मिनट के लिए मुझे यहाँ रुक के बताओ टोटल कितना? 8000, ठीक है। इज इक्वल टू के दूसरी साइड चलते हैं। हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि भाई ओनर का पैसा है 5000 रुपये का, और अभी इसने एक प्रॉफिट कमा लिया है ना, प्रॉफिट कमा लिया ना बेच के, कितने का? 2000 का। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे? 5 और 2 7000। और क्या चीज़ है बाकी? अकाउंट्स पेबल बाकी है, ऊपर चले। यहाँ पे 10,000 आता है यार। अच्छा भला मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि इक्वेशन क्यों नहीं मैच हो रही। अच्छा जी, यहाँ पे कौन है? अकाउंट्स पेबल है यहाँ पे 3000 का, ठीक है, टैली हो गया। हम यही करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, सही है। तो हमारा मसला ना यहाँ पे आ रहा है। देखो मेरे पास 5000 का एसेट आ रहा है, मैंने 5000 से एसेट बढ़ा दिया, 5000 की इनकम भी आ रही है ना मेरे पास, तो इनकम को भी तो दिखाना चाहिए। तो इनकम को क्या नाम दिया हुआ मैंने? सेल्स इनकम, सेल्स या रेवेन्यू। मैंने 5000 से इनकम दिखा दी। तो सर ये जो प्रॉफिट है असल में इसकी इक्वेशन याद है? प्रॉफिट की इक्वेशन क्या थी? इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सर इनकम क्या थी? सेल्स 5000 की,
और इसका एक्सपेंस क्या है? 3,000 रुपये का इसका एक्सपेंस है ना, जो इन्वेंट्री बेची। ये दोनों आपस में प्लस माइनस हुए तो मेरे पास इनकम आएगी ना, प्रॉफिट आया था 2,000 रुपये का। तो सर मतलब हर सेल करने के लिए एक एक्सपेंस करना पड़ता है, हर सेल करने के लिए एक एक्सपेंस करना पड़ता है। उस एक्सपेंस को मैं नाम देता हूं, कोई बिल्कुल से लिख रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सही, क्या मतलब? अब एक मिनट के लिए रुक के अकाउंटिंग देखो। मुझे ये बताओ, इन्वेंट्री कम हुई थी मेरे पास से, तो मुझे इन्वेंट्री कम होते हुए ऊपर यहाँ पे दिखानी चाहिए ना इक्वेशन में, ओ सॉरी एंट्री में। तो मैंने क्रेडिट करना चाहिए इन्वेंट्री। क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सर एसेट है, एसेट कम हो रहा है, कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं। मैंने 3,000 रुपये से इसको क्रेडिट कर दिया, सही है। और डेबिट में मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का? 3,000 का। मुझे बताओ क्या अब मेरी इक्वेशन एंट्री बैलेंस हुई? जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है। और जरा मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन के नजरिए से बनाओ, मेरा अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुआ था 5,000 से, क्या ऊपर एंट्री में 5,000 इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है? सर मैंने एक इनकम कमाई है 5,000 रुपए की, यानी कैश जो मुझे रिसीव हुआ है या रिसीवेबल जो मेरा बनना है 5,000 से बनना है, तो ये 5,000 रुपए की इनकम नजर आ रही है मुझे। लेकिन सर इस इनकम को कमाने के लिए मैंने इन्वेंट्री खरीदी थी पिछली वाली ट्रांजेक्शन में, ये 3,000 रुपए की। तो इनकम को कमाने के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ा ना मुझे, तो वो खर्चा मेरा क्या कहलाया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो खर्चा क्या कहलाया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कभी भी पूछा जाए व्हाट डज इट मीन बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट इज द एक्सपेंस टू अर्न सेल्स। सही है, जो चीज हमने बेची है, गुड्स जो बेची हैं, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 3,000 की खरीद के लाए थे ना, तो मैंने वो 3,000 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड किया, और इन्वेंट्री जो मेरे पास 3,000 रुपए की पड़ी थी वो जीरो कर दी। क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला इसमें? इन्वेंट्री को एसेट क्यों कह रहा था, याद आया? इन्वेंट्री को एसेट बोला था ना मैंने, क्यों बोला था? क्योंकि सर एक ऐसी चीज है जिससे फ्यूचर में बेच के पैसा कमाना है। सही, तो जब फ्यूचर में बेच दिया, इन्वेंट्री हटा दी, उसकी जगह मैंने उसका एक्सपेंस लाके रिकॉर्ड कर दिया। क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला इसमें? कोई सवाल? आगे बढ़ जाऊं? ये 5 ट्रांजेक्शन कॉपी करो, फिर हमारे पास टाइम बचा, नहीं टाइम भी पूरा हो गया हमारे पास। चलो बस ठीक है, मैं आपको ना 5 ट्रांजेक्शन्स लिख के दे रहा हूँ। सही, खुद से सोचना समझना, एंट्रीज पास करके लाना, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स आप भी हाथ के हाथ लिख लो। अच्छा ग्रुप में सारे ऐड हो चुके हैं ना भाई? कोई ऐसा तो नहीं है जो ग्रुप में रह गया अभी? ऑनलाइन वालों आप लोग भी सारे ऐड हो चुके हो ना? सर पहली ट्रांजेक्शन, अच्छा ये उसी जो ऊपर वाला है उसी की कंटिन्यूटी में चल रहा है, ठीक है। परचेज्ड मशीनरी बाय पेइंग, सही है, ₹2,000, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन। फिर ऑब्टेन्ड अ बैंक लोन ऑफ ₹5,000। Here paid rent expense ₹500, और received money from customer और paid money to सप्लायर। सर ये एक हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है ना, तो हमने चौथी ट्रांजैक्शन में उससे पैसे रिसीव कर लिए 5,000 रुपये, और एक अकाउंट पेबल हमारे पास 3,000 का मौजूद है, तो हमने 5वीं ट्रांजैक्शन में उसको पैसे पे कर दिए, ठीक है। सुकून से सोचना समझना, गलत कर देना लेकिन करना जरूर, सही है, हो जाएगा ये। कोई मसला है इसमें किसी को? मैं ये PDF आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, शेयर। अच्छा अगर कभी किसी का क्लास में कुछ लिखने से, कॉपी वॉपी करने से रह जाए ना, तो मैं PDF हर क्लास की सेंड करता हूँ ग्रुप में।
यहाँ पे देखो FA मार्च 26, सही। तो पूरा शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी काम PDF में हुआ होगा ना, सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन होमवर्क भी आपको इसी में मिल जाएगा। सर मुझे ये बताओ, यहाँ तक की जो हमने कहानी पढ़ी है समझ में आती है? कोई मसला है इस कहानी में? अकाउंट सॉरी इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले जो हैं स्पेशली उन लोगों से पूछ रहे हैं, उनको ये चीज़ समझ में आती है? कोई मसला? ये वो चीज़ है जिस पे हमारी पूरी अकाउंटिंग चलती रही। आज से आप एंट्रीज पास करना शुरू कर रहे हो, जब तक अकाउंटिंग कर रहे हो तब तक ये एंट्रीज पास कर रहे हो। मैं यानी आज भी हम लोग जब ऑडिट करने जाते हैं, जहाँ पे भी क्या कहते हैं कोई चीज़ पूछनी होती है, हम पहला सवाल हमारा क्या होता है, एंट्री क्या पास करी। तो मतलब आपकी अकाउंटिंग की दुनिया पूरी बेसिक इसके ऊपर बैठी हुई है। एक एंट्री समझ ली, अकाउंटिंग हो जाएगी, अकाउंटिंग में कभी मसला नहीं होगा। एंट्रीज अगर कमज़ोर रहेगी ना तो आगे बहुत मसला होगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ के ऊपर बहुत सुकून से फुर्सत से टाइम लगाएंगे। मैं 3-4 क्लासेस सिर्फ एंट्री सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ें जाके सीखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वालों बेटा, आप लोगों को कोई सवाल, कोई चीज़ जो पूछनी हो? चलें सर, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।